बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, तोशा खाना केस में अगले 2 से 3 दिन में इमरान खान को नाअहल करना ज़रूरी था। जिस स्पीड से ट्रायल हो रहा था, आज इमरान खान ने टेबल्स टर्न कर दिए हैं। आज इमरान खान ने पूरा मंजरनामा बदल दिया है। कमरा अदालत में खड़े होकर इमरान खान ने आज जो बातें कर दी हैं, उन्होंने इस पूरे केस का नक्शा बदल के रख दिया है। इमरान खान को नाअहल करने के ख्वाब चकनाचूर हुए हैं, तो वहीं दूसरी जानिब इमरान खान ने बड़े बड़े वकीलों को पीछे छोड़ा। इसके साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट से भी कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने एक बड़ा वाज़ेह पैगाम कम्युनिकेट किया है कि हमसे ज्यादा ताकतवर और हमसे बड़ा ताकतवर कोई नहीं है। मतलब ये जिस कॉन्टेक्स्ट में बात हुई है वो कॉन्टेक्स्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ ही साथ 3-4 और बहुत बड़ी अपडेट्स हैं, पॉलिटिकल हैपनिंग्स हैं। इमरान खान साहब को तलब कर लिया गया है। एक और केस के अंदर भी इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घेरा जो है वो ज़्यादा कसा जा रहा है। लेकिन वो बात है ना कि जैसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे, और अल्लाह अल हक है। रोजाना की बुनियाद पे कुछ ना कुछ ऐसा आ रहा है सामने, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जो इमरान खान को सुरखरू कर देता है। अब यहां पर मैं आपके सामने कुछ डेवलपमेंट्स रख देता हूं। सबसे पहले तो मैंने कल आपको खबर दी थी कि एक जानिब तो विफाक में निगरान हुकूमत बनने का जो सिलसिला है और बनाने का जो सिलसिला है उस पर बहुत कुछ बैक एंड पे चल रहा है, बहुत सी गेमें डलनी है। वहीं दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन ने खैबर पख्तूनख्वा की निगरान हुकूमत के सियासी वज़रा, मुआविनीन और मुशीरों को डी नोटिफाई करने की हिदायत कर दी है। और सियासी वज़रा को डी नोटिफाई करने के लिए निगरान वज़ीर आला को ख़त लिख दिया गया है और इन्हें इनकी सियासी वाबस्तगियों की बुनियाद पर डी नोटिफाई करने का मैसेज है। अब मैंने कल भी आपको कह दिया था कि भाई जितनी सियासी जो हुकूमत पंजाब में निगरान हुकूमत ये वो कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान साहब के खिलाफ तो सब एक हैं और ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस तो मरियम नवाज भी नहीं कर सकती जितने गुस्से से प्रेस कॉन्फ्रेंस वजीर इत्तलात करते हैं वो आमिर मीर साहब, अहमद मीर साहब के जो भाई हैं। लेकिन यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये मूव ऐसे वक्त पे आ रहा है जब सियासतदान ये चाहते हैं कि सियासतदान को ही निगरान हुकूमत सौंपी जाए। तो अगर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर कुछ वज़रा और मुआविनीन जिनकी सियासी वाबस्तगी है उन्हें निकाला जाता है तो फिर क्या ये एक मैसेज है विफाक के लिए? क्योंकि आप देखें ना कि ये राणा तनवीर साहब हैं, विफाकी वजीर तालीम, इन्होंने फिर से स्टेटमेंट दिया, नवाज शरीफ साहब के क्लोज हैं और इन्होंने कहा है कि अगर सियासतदान निगरान वजीर आजम हुआ तो बर वक्त इलेक्शन होंगे वरना ताखीर का इम्कान है। और इन्होंने कहा कि इस सब के अंदर जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सियासतदान के ऊपर इन्होंने जो बात की है, ये मैसेज एक बड़ा वाज़ेह और आई थिंक कि ये अक्रॉस द बोर्ड पहुंच रहा है और इससे समझ आ रही है कि अंदर खाते गेम क्या पड़ सकती है, अंदर खाते ताकतवर शायद किसी और जगह पे। अब यहाँ पर सवाल ये भी है कि इलेक्शन कमीशन कहाँ पर खड़ा होगा, वो अब डिसाइसिव होगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। और मैं आपको ये भी बता दूं, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक ये सारी चीज़ें इस हुक्मरान इत्तेहाद के लिए मैटर नहीं करती। इन्हें आइन भी याद आएगा, इन्हें कानून भी याद आएगा, इन्हें वक्त पर इलेक्शंस करवाना भी याद आएगा, लेकिन उस वक्त जब वो इनके मफाद में हुआ, वरना हमने इनका असल चेहरा देखा हुआ। ये याद रखिएगा, ये अब सिविलियन सुपरमेसी के अपने बयानिए को टाकी मार के बाहर ले आए, धूप लगवाना शुरू हो गए हैं। कतन हम ये बाय नहीं करेंगे। अवाम जो है इस चीज़ के ऊपर नहीं आएगी। अवाम ये मामलात इनके इन चीज़ों को समझती है, इनकी गेमों को समझती है और अवाम इन्हें बुरे तरीके से रिजेक्ट, ये जिस तरह से रिजेक्ट होंगे आप अंदाज़ा भी नहीं कर सकते अवाम इनके साथ क्या करेगी वोट की ताकत से। अच्छा, वहीं दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्जर बेंच ने सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत की, जिसमें वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल देते हुए कहा कि फुल कोर्ट से बेंच की तश्कील पर एतराज़ भी खत्म हो जाएगा। दरखास्त में वाज़ेह लिखा है कि इस मकाम पर फुल कोर्ट बनाने से केस मुतासर नहीं होगा। फैसल सिद्दीकी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल ने यकीन दिलाया है कि इस केस के दौरान किसी सिविलियन का फौजी ट्रायल नहीं होगा। अदालती नज़ीर है कि कुछ जजेस समाअत से माजरत कर लें तो बकिया जजेस का फुल कोर्ट बनाया जा सकता है। जो हुकूमत की जानिब से बेंच पर एतराज़ात किए गए उनसे कोई ताल्लुक नहीं। 3 जजेस ने केस सुनने से माजरत की और वो फुल कोर्ट का हिस्सा नहीं हो सकते। फैसल सिद्दीकी के दलाइल पर जस्टिस याया अफरीदी ने कहा कि 3 जजेस केस सुनने से माजरत नहीं की। मौजूदा केस में सिर्फ एक
ایک جج نے کیس سننے سے معذرت کی ہے. کیس سننے سے معذرت تو ذاتی وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے. جسٹس مظاہر نے کہا کہ آپ اس وقت فل کورٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں جب آپ اپنی درخواست پر دلائل دے چکے. فیصل صدیقی کے دلائل مکمل ہونے پر چیف جسٹس نے کہا کہ درخواست گزاروں کی جانب سے فل کورٹ کی یہ پہلی درخواست ہے. بہتر ہوگا باقی درخواست گزاروں سے بھی فل کورٹ پر موقف لیا جائے. اس موقع پر درخواست گزار اعتزاز احسن روسٹم پر آئے اور کہا کہ اس طرح کی درخواستوں کا تاخیر سے آنا کیس کے مقصد کے مکروہ ہونے کے مترادف ہے. مجھے اس بینچ اور سپریم کورٹ پر مکمل اعتماد ہے. مارشل لاء میں بھی عدالتوں میں پیش ہوتا رہا. پہلے 7 ججز کے معاملے میں 4-3 کا تنازع بنایا گیا. عدالت کو اس کیس کا فوری فیصلہ کر کے تنازعات کا راستہ بند کرنا چاہیے. دوران سماعت لطیف کھوسا نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ چاہتے تھے کہ فل کورٹ کیس سنے لیکن یہ تکنیکی بنیادوں پر ممکن نہیں. حکومت کی جانب سے اس کیس کا مذاق بنایا جا رہا ہے. اپنے 50 سالہ وکالت کے تجربے میں یہ حالات نہیں دیکھے. ججز کے درمیان تقسیم کا پوری دنیا کو معلوم ہے. ایسے میں فل کورٹ کی درخواست صرف وقت کا سیاہ ہے. اس موقع پر سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ بہتر موقع ہے کہ سپریم کورٹ فوجی عدالتوں سے متعلق ایک ہی بار فیصلہ کر دے. ملکی تاریخ میں پہلی بار با اختیار عدالت جو ہے وہ اختیار ایک مرتبہ پھر عدالت کے ہاتھ میں آیا ہے. اس دوران سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے فل کورٹ بنانے کی مخالفت کی اور وکیل عابد زبیری نے کہا کہ بار کو بھی اس بینچ پر مکمل اعتماد ہے. دوران سماعت فیصل صدیقی اور زمان وردک کے سوا تمام درخواست گزاروں نے فل کورٹ کی مخالفت کی جبکہ پی ٹی آئی چیئرمین کے وکیل نے بھی فل کورٹ بنانے کی مخالفت کی کیونکہ یہ ایک تاخیری حربہ ہو سکتا ہے, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. بعد ازاں عدالت نے فل کورٹ کے معاملے پر فیصلہ جو ہے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ محفوظ کر لیا اور چیف جسٹس سے کہا کہ ابھی اس معاملے پر مشاورت کریں گے. اگر ابھی مشاورت مکمل ہو گئی تو 15 منٹ میں مناسب رائے سے آگاہ کر دیں گے. اگر مشاورت مکمل نہ ہوئی تو کل آگاہ کر دیا جائے گا. اور کورٹ ایسوسیٹ کا کہنا ہے کہ اس کیس کا فیصلہ کل سنایا جائے گا اور کیس سے متعلق کاز لسٹ جو ہے وہ جاری کر دی جائے گی. یعنی فل کورٹ بنانے کے معاملے پر کیس کا فیصلہ تو ابھی آئے یا نہ آئے. چیف جسٹس عمرت احمد یال نے جو ریمارکس دیے وہ بڑے اہم ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں طاقتور لوگوں کا تانا نہ دیا کریں. ہمارے سامنے کوئی بھی طاقتور نہیں, ہمارے سامنے صرف قانون طاقتور ہے. آئین اور قانون کی بالادستی ہماری اولین ترجیح ہے. تو یہ جو ہمیں طاقتوروں کا تانا دیا جاتا ہے آئین اور قانون کے مطابق, اور اس عدالت کے سامنے کوئی طاقتور نہیں ہے, اس عدالت کے سامنے کوئی تگڑا نہیں ہے, کوئی طاقتور ہلکا نہیں ہے, کوئی مقتدرہ نہیں ہے. اینڈ obviously this statement is in context of the powerful military establishment of Pakistan and Chief Justice has given this statement. Chief Justice نے اس سے پہلے بھی مارشل لاء کے حوالے سے بھی اسٹیٹمنٹ دی کہ وہ لگا تو ہم اس کی راہ میں بھی رکاوٹ بنیں گے. تو I personally think کہ چیف جسٹس جو ہے وہ اس طرح کی کچھ اسٹیٹمنٹس جو ہے وہ دیتے رہتے ہیں اور اس طرح کی اسٹیٹمنٹس جو ہے یہ اہم بھی ہوتی ہیں. اب اس کا مطلب کیا ہوتا ہے, اس کا مقصد کیا ہوتا ہے, اس کے آپ کہہ لیں کہ کیا اس میں ڈیلیوریبلز ہیں, کیا اس کے حاصل کردہ جو یا پھر حصول کن آپ کہہ لیں کہ آبجیکٹیوز کا حصول ان سے ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے, یہ سب کچھ تو ظاہری بات ہے چیف جسٹس صاحب زیادہ بہتر جانتے ہیں, لیکن دس تھنگ از ویری امپورٹنٹ. اچھا, اس کے ساتھ ہی ساتھ جو اہم چیز ہوئی ہے, جو دلچسپ معاملہ ہوا ہے, جو پورے ٹیبلز ٹرن ہوئے ہیں, دیکھیں جی ہمایوں دلاور صاحب جو ہے نا, ان کے حوالے سے یہ چیز بڑی واضح تھی کہ ہمایوں دلاور صاحب مکمل طور پر ان کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ وہ باعث جج ہیں, ان جس طرح سے ٹرائل کر رہے ہیں. اب 5 تاریخ کے بعد ہمایوں دلاور صاحب نے چلے جانا ہے چھٹی پہ, اور اس سے پہلے اب یہ فیصلہ کرنا ہے. اتنی سپیڈیں ہمیں تو نہیں ماری جاتی ہیں. ہمایوں دلاور صاحب تو بیک ٹو بیک کہہ رہے ہیں, مطلب ان کا بس چلے تو وہ ابھی کیس کا فیصلہ سنا دے. ہمایوں دلاور صاحب کی فیس بک پوسٹ بھی پی ٹی آئی 3 مرتبہ مجھے لگتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ, دوسری مرتبہ سپریم کورٹ جا چکی ہے. سپریم کورٹ میں بھی اب خان صاحب نے ٹیبلز کیسے ٹرن کیا. اب انہوں نے بیان ریکارڈ کرنا تھا ایٹ اینی کاسٹ عمران خان کا, ملزم عمران خان کا توشہ خانہ کیس کے اندر. عمران خان صاحب نے کورٹ میں وکیلوں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا اور 35 سوالوں کے جواب, ملزم نے جو اپنا بیان آج قلم بند کروایا ہے اس نے منصوبہ سازوں کے منصوبوں کو خاک میں ملا دیا ہے. 35 سوالوں کا جواب دیا ہے. اور عمران خان صاحب جو ہے ان کے حوالے سے میں آپ کے سامنے جو چیزیں رکھنے جا رہا ہوں یہ بڑی دلچسپ ہے. اور عمران خان صاحب کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب یہ سنیے گا, انٹرسٹنگ ڈیٹیلز ہیں. جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ میں سوالات سنا رہا ہوں, جوابات دینا چاہیں تو دیں. جج ہمایوں دلاور نے کہا کہ عدالت سوالات آپ کو پڑھ کر سنائے گی, باقی آپ کی مرضی ہے. جج صاحب نے کہا کہ کیا آپ نے شکایت کنندہ کے الزامات پڑھے. چیئرمین پی ٹی آئی نے کہا کہ میں نے شکایت کنندہ کے بیانات نہیں سنے کیونکہ میری موجودگی میں بیان ریکارڈ ہی نہیں ہوئے. پہلا نقطہ ٹیکنیکل اٹھ گیا جی, میری موجودگی میں فرد جرم عائد نہیں کیا گیا, یہ کہنا تھا عمران خان صاحب کا. مجھے فرد جرم پڑھ کر نہیں سنایا گیا, یہ بھی ایک
बारीक नुक्ता है, कानूनी नुक्ता है जो इमरान खान साहब ने रेज किया। इसके साथ ही साथ इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने 2018-19 में गलत असासाजात इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाए। 2019-20 में 3 तहाइफ का पूछना दुरुस्त नहीं, क्योंकि मेरे पास तहाइफ मौजूद नहीं थे। मेरी गैर मौजूदगी में गवाहान का बयान रिकॉर्ड करने का कानून इजाजत नहीं देता। ये वकील नहीं कह रहा, ये आज कप्तान कह रहा था कि मेरी गैर मौजूदगी में गवाहों के जो बयान रिकॉर्ड किए हैं जज साहब, आपको कानूनी इस बात की इजाजत नहीं देता। मेरी गैर मौजूदगी में कलम बंद किया गया गवाहान का बयान मेरे सामने नहीं पढ़ा जा सकता, पढ़ा ही नहीं जा सकता। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी करने के बाद निजी बैंक का रिकॉर्ड तलब किया। इलेक्शन कमीशन ने फैसला जारी करने से कबल मुझसे कभी निजी बैंक के रिकॉर्ड की तलबी का कहा ही नहीं। मुझसे इलेक्शन कमीशन ने कभी निजी बैंक के हवाले से तफसीलात पूछी ही नहीं। और इमरान खान साहब ने कहा कि मैंने 2018-19 के असासाजात भी इलेक्शन कमीशन में जमा कराए, 19-20 के भी और साल 2020-21 के भी। इलेक्शन कमीशन के फैसले में दाई तहाइफ के हवाले से दस्तावेजात का कभी मुझसे पूछा नहीं गया। कैबिनेट डिवीजन की जानिब से कोई गवाह शिकायत कुरिंदा अदालत में नहीं लाया गया। स्पीकर कौमी असेंबली ने रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजा तो वो बदनीयती पर मबनी था। स्पीकर कौमी असेंबली के भेजे गए रेफरेंस में कानून को गलत तरीक़ाकार से समझा गया। तहाइफ के हवाले से दस्तावेजात को ना तस्दीक किया गया, ना उसकी शहादत ली गई। किसी फर्द ने तहाइफ के हवाले से दस्तावेजात का बतौर गवाह इकरार नहीं किया। मैंने किसी को नुमाइंदा मुकर्रर किया ही नहीं, तो आपने किस तरह से किसी को मेरा नुमाइंदा बना के केस आगे चला दिया। मतलब मैं हूं जज साहब, ये तो नहीं कह सकते ठीक है जी इसका वकील जो है नुमाइंदा केस की कार्रवाई आगे बढ़े। भाई मैंने नुमाइंदा मुकर्रर करना है, कानून मुझे इख्तियार देता है, उसके अलावा किसी को इख्तियार नहीं देता, किसी शख्स को इख्तियार, चीफ जस्टिस को भी, मतलब मेरा नुमाइंदा कोई और मुकर्रर कर ही नहीं सकता। इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने आज जो चीजें कही हैं, इस कदर वेल प्रिपेयर्ड इमरान खान साहब गए हैं। और इमरान खान साहब ने कहा है कि जी सेशन अदालत खुद से मेरा नुमाइंदा कैसे मुकर्रर कर सकती है, बिल्कुल भी नहीं कर सकती। और शिकायत कुनिंदा ने कोई सबूत तो पेश किया नहीं। अब यहां पर इमरान खान साहब ने कहा है कि, और वैसे मैं आपको ये बताऊं, इंतजार हुसैन पंजोता साहब ने कहा, आज लिखा उन्होंने कि मैं और इमरान खान जो है हम दोनों की उम्र में काफी ज्यादा फर्क है। तोशाखाना ट्रायल में इमरान खान कल और आज 2 दिन तकरीबन 4 घंटे मुसलसल खड़े रहकर कार्रवाई का हिस्सा बने, जिससे मुझे शदीद थकावट हुई और बाज़ औक़ात सहारा लेकर खड़ा होना पड़ा। लेकिन 70 साल के इमरान खान ने ना सहारा लिया, बंदा होता है ना, बंदा थोड़ी सी टेक लगा के खड़ा हो जाता है, ना थकावट का इजहार किया। जब मैंने गाड़ी में बैठते हुए इस बात का तज़किरा किया तो उन्होंने कहा कि मैं इस जिदोजहद में अपने हक और सच पर होने का पुख्ता यकीन जो है उसकी वजह से ना मैं थकता हूं, ना मैं मायूस होता हूं। सच का रास्ता कठिन जरूर होता है लेकिन हमेशा बंदा कामयाब होता है। और इस सब के अंदर इमरान खान साहब ने सेक्शन 342 की ज़ाब्ता फौजदारी के तहत 35 सवालों के जवाब जो आज दिए हैं। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इमरान खान साहब ने अपने दिफा में जो मास्टर स्ट्रोक खेला है वो ये है कि मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर वसीम चीमा, जो कि अब चीमा साहब मेजर जनरल प्रमोट हो चुके हैं, खान साहब के ये मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उन्हें बुलाने का कह दिया है। इमरान खान ने अदालत को बताया कि वही तो तोशाखाना के तहाइफ फरोख्त करते थे। जुल्फी बुखारी ने खुद कहा कि इस्लामाबाद के ज्वेलर को घड़ी फरोख्त की, दुबई है, और ये सारे मामलात हुए और ये सारी चीजें हुई। लेकिन यहां पर इमरान खान साहब ने ब्रिगेडियर वसीम इफ्तिखार चीमा को जारी बात है इस केस के अंदर लाने का फैसला कर लिया और उन्होंने कहा उन्हें बतौर गवाह लाया जाए। आई थिंक दिस इज अ वेरी बिग मूव। और इमरान खान साहब ने आज जो करना था, इमरान खान साहब ने आज कर दिया। तोशाखाना केस जो है वो समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट में कल के लिए मुकर्रर हो चुका है और होपफुली खान साहब को कल इसके अंदर मिल सकती है जो स्टे ऑर्डर है। और इमरान खान साहब ने लेकिन जो आज मामलात किए हैं वो जज साहब के लिए वो फैसला सुनाना जो जज साहब शायद सुनाना चाहते हैं, वो फैसला सुनाना जज साहब के लिए काफी हद तक मुश्किल हो चुका है। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार जरूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान पाकिस्तान।